हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिबिलिटी, सॉलिड सॉलेबल इन लिक्विड एंड गैस सॉलेबल इन लिक्विड्स पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने टर्म्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे काम किया था। आज अपन उसके आगे देख रहे हैं। तो लेक्चर 5 है, पार्ट 1। इसमें मैं बात कर रहा हूँ सॉलिबिलिटी, जो इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी पहले भी लिखा चुका हूं। आज मैं आपको सिर्फ एक डिफिनेशन आपको याद दिलाता हूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी। ये आपके फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये आपके नोट्स में लिखाया भी गया है, आपके नोट्स में है भी। मैं रिवाइज कर रहा हूं। चलो देखो इधर, यानी मेरे पास ये एक सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट ऐड किया है। ये हमारा सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हो, और ये रिजल्टेंट को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है। आज हम यहां पर रुककर कुछ देखना है कि भाई ये जो सॉलिबिलिटी है वो कितने फैक्टर्स पर काम कर रही है। सॉलिबिलिटी 4 फैक्टर्स पर काम करती है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का नेचर क्या होगा। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड है टेम्परेचर, और फोर्थ है प्रेशर। कितने फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं? 4। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। सॉलिबिलिटी of solute in a solvent depends upon 4 factors. Number 1, nature of solute. Number 2, nature of solvent. Third, temperature. And fourth one is pressure. इन चारों फैक्टर्स को अपन आराम से एक एक कर डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर? कॉपी कर लिया? चलो अब बेटा अपने को सबसे पहले वो सॉल्यूशंस के बारे में, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पहले 2 फैक्टर्स पे काम कर रहा हूं। उसके लिए मैं सॉलिड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं। सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर? अब हमें एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है NaCl, दूसरा दिया गया शुगर, तीसरा दिया गया हमें सॉलिड दे रहे हैं। NaCl सॉलिड है, शुगर सॉलिड है, यूरिया ये भी सॉलिड है। चौथा हमें दिया जा रहा मैग्नीशियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड KCl, दे आर सॉलिड्स। तो आपको मैं बताते चलूं, ये सॉलिड्स के अंदर अगर मैं NaCl और KCl लूं तो इनको मैं कह सकता हूं ये आयोनिक सॉलिड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। और शुगर एंड यूरिया ये कोवेलेंट है, मगर इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेनोमेना पॉसिबल है। कौन सा फेनोमेना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखो, जो आयोनिक सॉलिड्स हैं तो ये कॉमनली मैं कह सकता हूं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। याद रखो, आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। इसका ये मतलब है कि आयोनिक सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आपको मालूम है कि अपने पास बेस्ट पोलर सॉल्वेंट वाटर होता है।
तो आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि आयोनिक सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल हो गए? तो इनके ऊपर भी चार्ज है, इनके ऊपर भी चार्ज है, और 8th क्लास से हम ये लाइन पढ़ते आए हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाँ, बहुत सावधान, प्रिकॉशन, ध्यान देने की बात है फॉर कंपटीशन स्टूडेंट्स। सारे आयोनिक सॉलिड्स सॉल्युबल हो जाए जरूरी नहीं है। याद रखेंगे, अगर हम सॉल्युबिलिटी पर अंदर उतर जाएं डेप्थ में, तो एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी अगर कम होती है हाइड्रेशन एनर्जी के, तो सॉल्युबिलिटी होती है। इफ लैटिस एनर्जी, पागलों की तरह याद रखेंगे, इसलिए आपने एस ब्लॉक में पढ़ा था सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स में, कि ऊपर से नीचे कोई सॉल्युबल हो रहा, कोई किसी की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ रही है और किसी की कम हो रही है। रीजन सेम। इफ लैटिस एनर्जी कम होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो आयोनिक सॉलिड सॉल्युबल हो जाएगा। इफ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस से, तो सॉल्युबल है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो सॉल्युबल नहीं होगा। मगर जनरली अभी तो अपन ज्यादा डीप में की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो कैरेक्टर देख रहे, तो जनरल कैरेक्टर ये देखा गया कि आयोनिक सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो जाएंगे। यस। कोवेलेंट में वो वाले पोलर में सॉल्युबल हो जाएंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि शुगर, यूरिया, क्योंकि मैं अभी सॉलिड की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी सॉल्युबल होते हैं। यानी पानी में सॉल्युबल होने के लिए दो चीज आए, या तो वो कंपाउंड आयोनिक होए, नेचर उनका पोलर होए, और काम की पते की इंपॉर्टेंट बात उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम रहे, तो दे आर सॉल्युबल। और अगर वो कोवेलेंट है तो वो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेनोमेना देखने को मिलना चाहिए, देन दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ मुझे कहा जा रहा है आयोडीन प्योर कोवेलेंट है, कोई डायपोल कैरेक्टर नहीं है। नैप्थेलीन प्योर कोवेलेंट है, कोई डायपोल कैरेक्टर नहीं है। एंथ्रासीन, पायरीन, डाइथाइल ईथर, ये प्योर कोवेलेंट है, इनमें कोई पोलर कैरेक्टर नहीं है, तो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेम लाइन, लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम लाइन। यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन कोवेलेंट सॉल्वेंट, कोवेलेंट सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन कोवेलेंट सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्यूट are soluble in non-polar solvent. Clear? Like dissolves like. कॉपी करो जल्दी से। अभी हमने दो फैक्टर्स पे काम कर लिए। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा देखो, बड़े इंटरेस्टिंग केस देखने को मिल रहा अपने को। यहां पर सॉल्यूट प्लस मैंने कहा सॉल्वेंट, अंडरस्टूड है, फिनोमिना चल रहा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, और मैंने एरो ऐसे बनाया, यानी कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में चल रही।
तो ये हो गया सॉल्यूशन। ये पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया डिसोल्यूशन। कितना इंटरेस्टिंग केस है। क्या अपन दूध में शक्कर मिला रहे हैं, शक्कर दूध में डिसॉल्व होते जा रही है और अब वो मीठा दूध बनता जा रहा है, तो उसको एक छोटा सा नाम दे दिया गया। इतना बड़ा नाम नहीं दिया जा रहा कि शुगर डिसॉल्व हो रही मिल्क में और ये शुगर वाला मिल्क बना रहा है, इतना बड़ा नहीं। केमिस्ट्री कितनी प्यारी है, एक छोटा सा वर्ड दे दिया डिसोल्यूशन। यानी व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन, पूरे प्रोसेस को एक ही वर्ड, क्या नाम, डिसोल्यूशन। अब जरा देखो एरो इधर है, यानी कि कितना भी सॉल्यूट डालते चलो अभी की प्रोसेस पे इस टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर हमने क्या कर रहा है, कांस्टेंट है। प्रेशर भी हमने कोई बात नहीं कर रहे, तो प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कंडीशन सभी सेम रख रहे हैं। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, मिलता चला जा रहा है, तो ये वाले सॉल्यूशन को एक और नाम दिया गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ में आई होगी। आप अक्सर देखते होंगे घर में, अक्सर ये प्रैक्टिकल होता है कि आपने सॉल्यूट यानी कि शक्कर मिलाई, सॉल्वेंट मिल्क के अंदर, मगर अक्सर ये दिल मांगे मोर, तो अपन को शक्कर ज्यादा मिला देते हैं और जब दूध पी लेते हैं तो आप देखते कुछ शक्कर नीचे जमा हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ प्रोसेस आगे भी चली, कुछ प्रोसेस पीछे भी चली, यानी कि कुछ शक्कर तो डिसॉल्व हुई और जो पहले से डिसॉल्व हुई भी शक्कर थी वो नीचे की तरफ जमा हो गई। इसको समझो कैसे। दो डोर है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, यानी एक मान लो नॉर्थ और एक मान लो साउथ। अंदर भीड़ बहुत है, तो नॉर्थ से लोग इंटर हो रहे हैं और साउथ से लोग बाहर जा रहे हैं। उसी तरह जब सॉल्वेंट रहता है तो हम सॉल्यूट जब मिलाते हैं तो वो सॉल्यूट तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और जो पहले से डिसॉल्व है वो सॉल्वेंट बाहर आएगा। और इस वाले प्रोसेस को जब ये बाहर आ रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलोगे आप इसको, क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ गई। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग हो रहा है और आपस में कोलाइड होकर सेपरेट होते जा रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहा है, तो डिसोल्यूशन। यानी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, तो बोलोगे डिसोल्यूशन। और रिवर्स हो रही है तो आप वर्ड दोगे क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेटमेंट होते जा रहा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। आप देखो जितना फॉरवर्ड चल रही रिएक्शन उतनी बैकवर्ड हो रही है, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को केमिस्ट्री कहती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हुआ? सैचुरेटेड। क्लियर? कॉपी कर लो। क्लियर? यहां तक अच्छे से बात समझ में आ गई? कोई डाउट? हो गया? यानी मेरे पास डिसोल्यूशन एक टर्म क्लियर हो गया। When solute dissolve in a solvent in a given conditions that at constant temperature and pressure to form the solution is called as dissolution. Next, when equilibrium is attained, excess amount of solute is separated out from solvent or at equilibrium, then the process is called as crystallization. Solute का अलग होके जमा होना क्रिस्टलाइजेशन है
और सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाना डिसॉल्यूशन है। डिसॉल्यूशन प्रोसेस फॉर अनसैचुरेटेड, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसॉल्यूशन दोनों बराबर होगा, डेट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। और आपको जर्नल क्लासेस में एक बताया गया था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन solubility of solute is increase by increase in temperature is called as super saturated solution। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, दो फैक्टर हो गए, अब तीसरा फैक्टर हम देख रहे हैं टेम्परेचर। कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस, और इनकी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। फॉर एग्जांपल, शक्कर को पानी में मिलाने पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी और बढ़ते जाती है। क्लियर? टेम्परेचर फैक्टर का देख रहे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो ऐसे सॉल्यूशंस को एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। अब बिल्कुल इसके अपोजिट सोचो, सॉल्यूट की सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी के लिए तुम्हें टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, तो दे आर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस और इनमें डेल्टा H लेस देन जीरो होता है। यानी टेम्परेचर आप कम करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। या जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में और टेम्परेचर बाहर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जो 11th में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, हीट बाहर आ रही है, एनर्जी बाहर आ रही है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन जीरो हो जाएगी, और ये एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस। अभी हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। किसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? सॉलिड को लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए पहले सॉलिड का नेचर देखा, पोलर है, सॉल्वेंट का नेचर भी पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एग्जाम्पल NaCl, शुगर, यूरिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अब हमने देखा जो सॉलिड सॉल्यूट है, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, तो ये सॉलिड सॉल्यूट्स हैं, मगर इनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बाउंड्स हैं। तो नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पायरीन एक्सेट्रा। अगेन वही पुरानी लाइन, लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और रिएक्शन आगे की तरफ जा रही, फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही, सॉल्यूशन बना रहे, तो इसको एक टर्म दिया गया डिसॉल्यूशन, और कॉमन जनरल लैंग्वेज में हम इसको सैचुरेटेड नहीं बोल पाएंगे, हमें इसको बोलना पड़ेगा अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि अभी एरो एक ही डायरेक्शन में है, प्रोडक्ट साइड। अगर एरो दोनों डायरेक्शन में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई, सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि सॉल्यूट डिसॉल्व भी हो रहा और डिसॉल्व सॉल्यूट कोलाइड होकर, जुड़कर, सेपरेट होकर अलग भी आ रहा है। तो इसको आप बोलोगे क्रिस्टलाइजेशन, यानी डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों इक्विलिब्रियम पर अटेंड हो जाए, तब आप बोलना है सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूट में सॉल्यूशन में आपने और सॉल्यूट मिला डाला, मगर उसके लिए क्या किया आपने? टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो इसको आप बोलोगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये था नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब तीसरा हमने स्टार्ट किया था टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर कोई ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व तो हो रहे, मगर डिसॉल्व होने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही सिस्टम में, इंडो हीट के फॉर्म में दे रहा हूं, थर्मिक, तो इंडोथर्मिक सॉल्यूशंस बन रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर देने से सॉल्यूशन बन रहे हैं। उसका मतलब उसका चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर होगी सॉल्यूशन के बनने के बाद, किससे? जीरो से, क्योंकि कुछ बाहर से एंथैल्पी एनर्जी आकर सिस्टम में स्टोर हो गई। तो जब पहले की और बाद की देखोगे तो जीरो से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। और हम जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल रहे हैं तो उल्टा एनर्जी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है। और जब सॉल्यूशन बना, हमने दोनों का डिफरेंस देखा, डेल्टा एच निकाला, तो अब कम हो गई, जीरो से कम हो गई सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर। अब फोर्थ फैक्टर है प्रेशर। कौन सा फैक्टर है? प्रेशर। ये फोर्थ फैक्टर है। आपको मालूम है सॉलिड का मतलब ये पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस निग्लिजिबल है या नहीं है, लिक्विड इंटरमीडिएट है, तो लिक्विड हो और सॉलिड हो, दे आर अनकंप्रेसेबल, यानी ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकते। और जब ये कंप्रेस नहीं हो सकते तो इन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब सॉलिड इन लिक्विड में 4 फैक्टर्स में से हमें सिर्फ 3 फैक्टर पर ध्यान देना है। चौथा फैक्टर तो अपने आप कह देगा कि भाई मेरा कोई रोल इसमें प्ले नहीं होगा। यहां तक अच्छे से बात समझ में आ गई? बेटा आज की क्लास के लिए इतना, अच्छे से पढ़ो। अगर पसंद आया सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और जितनी चीज पढ़ाई गई उसको सीखो। नेक्स्ट क्लास में अपन 2 लॉज देखेंगे। एक गैस को मैं लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा, नाम होगा हेनरी का। फिर दूसरा लिक्विड को लिक्विड में और सॉलिड को लिक्विड में, नाम होगा रॉल्स का। ओके, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, पढ़ाई पूरी करना है। थैंक यू बेटा।